हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो SU-57 की इंडिया सेल को लेकर फिर से मीडिया में रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई हैं और कुछ मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि रशिया 36 से 60 Su-57 को इंडिया को इमीडिएटली डिलीवर करने के लिए तैयार है। तो अब ये कितना रियलिस्टिक है या क्या क्या ऑफर में मीडिया द्वारा बताया जा रहा है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जाएगा SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का, जिसके अंतर्गत स्ट्रेटेजिक फेज में इंडिया आएगा रशिया के साथ। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के रडार सोर्स कोड का भी एक्सेस होगा, ये बताया जा रहा है। इसके मिशन सॉफ्टवेयर का और इसके पूरे फ्रेमवर्क का एक्सेस इंडिया को मिलेगा, ये बताया जा रहा है। तो रशिया ने पहले ही इंडिया में जो SU-30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको इवेल्युएट किया है और ये पता लगाया है कि करीबन 50% के अराउंड हमारे पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है SU-57 को मैन्युफैक्चर करने की। बाकी 50% के लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा, हम इसे लोकली भी बना सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट का जो मुद्दा है वो ये है कि 36 से 60 SU-57E जो है रशिया डायरेक्टली इंडिया को सप्लाई करने में सक्षम होगा। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं, इस साल के एंड तक आने वाले हैं और इससे पहले हवा बनाई जा रही है इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर। और इसके अंतर्गत SU-57 जो है ये सेंटर में है, क्योंकि S-400 को लेकर तो पहले ही इंडिया क्लियर हो चुका है कि एडिशनल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और नेगोशिएशन फाइनल स्टेटस पर है। तो यहाँ पर SU-57 को लेकर रशिया द्वारा अपनी पिच को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। इवन टॉप से यहाँ पर यह पिच करी जा रही है। इंटरव्यूज़ आए थे जहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद SU-57 के ऑफर को लेकर बात करी थी और बताया था कि इंडिया को पूरा एक्सेस है। हमें भी जहाँ तक जानकारी है HAL के साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म पिच किया जा रहा है और HAL भी पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि आमका के प्रोग्राम से लाइकली HAL बाहर है और एयरफोर्स भी अपनी घटती स्क्वाड्रन संख्या को देखते हुए और जो कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है उसको देखते हुए इस डायरेक्शन में कदम बढ़ा सकती है। इसके भी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। पर क्या रशिया एक्चुअल में डिलीवर कर सकता है? 36 से 60 ऑफ द शेल्फ प्लेटफॉर्म को डिलीवर करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो पहले चीज़ हम यहाँ पर ये क्लियर कर दें कि जो प्लेटफॉर्म रशिया ऑफर कर रहा है ये SU-57E है, यानी कि एक्सपोर्ट वर्जन है और इसमें इसके लिए 177 इंजन लगकर आएगा, जो कि AL-41 पर तो अपग्रेड है, पर वो इंजन नहीं है जो कि SU-57 के लिए एक्चुअल में डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसे AL-51 या फिर इसके 30 कहा जाता है। वो इंजन क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंजन अभी अंडर डेवलपमेंट में चल रहा है। तो क्या इसके लिए 177 इंजन जो है ये इन्फीरियर इंजन है? तो ऐसा नहीं है, ये मिड में बैठता है AL-41 के और इसके लिए 30 या AL-51 के। परफॉर्मेंस वाइज AL-41 पर अच्छा अपग्रेड है, सर्विस लाइफ भी यहाँ पर ज़्यादा है और कई 5th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंजन के साथ आपको मिल जाते हैं। इस इंजन की खास बात यह है कि ये AL-41 के प्लेस में बिना मेजर चेंजेस किए लगाया जा सकता है और साथ में AL-51 के लिए जो टेक डेवलप किया गया है उसका इस्तेमाल करता है। इंजन हल्का है, यहाँ पर थ्रस्ट नंबर बड़े हैं, तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जिससे कुछ हद तक ये प्लेटफॉर्म सुपर क्रूज कर सकता है। पर खाली यही शॉर्टकमिंग्स नहीं है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी शॉर्टेज हो गई थी और वहाँ पर भी इनको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई को स्टॉप गैप के रूप में चाइना से सोर्स करना पड़ा। और ये ब्लेम लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनका प्रोडक्शन भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हिट हुआ है। जो सोफिस्टिकेशन लेवल यहाँ पर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के फैब्रिकेशन के लिए चाहिए वो ये अचीव नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के समय क्रूशल टाइम पर ही ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया और सैंक्शंस लगने की वजह से और सप्लाई चेन में भी इशू आए हैं। तो अब रशिया द्वारा क्या किया जा रहा है कि इनको लोकली ओवरकम करने की कोशिश करी जा रही है, पर फिर भी जो प्रोडक्शन रेट है जो डिज़ायर्ड है वो ये अचीव नहीं कर पाए हैं। रशियन एयरफोर्स, जिसे VKS कहा जाता है, इन्होंने अभी तक 76 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं और एक एस्टीमेट के हिसाब से खाली 30 से 32 एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिलीवर हुए हैं। लेकिन कुछ ओशन प्लेटफॉर्म्स का ये मानना है कि संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस में डिफरेंट बेसिस में ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा नंबर में दिखाई दिए हैं और एक एस्टीमेट के हिसाब से यहाँ पर 40 से 45 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म रशियन एयरफोर्स की सर्विस में हो सकते हैं। बट अगेन ये डाउटफुल सिनेरियो है और यहाँ पर जो भी फिगर डिस्कस किया जाता है वो एक एस्टीमेट है। तो एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन रेट क्या चल रहा है इस पर क्लैरिटी नहीं है, पर यह बात ज़रूर तय है कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्शन रेट है वो तो यहाँ पर नहीं है और इसका प्रोडक्शन
शेड्यूल से पीछे चल रहा है। वहीं पर बात रही चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये बात रशिया भी एक्सेप्ट करता है कि सैंक्शंस की वजह से उन्हें चाइना की तरफ देखना पड़ा और वहाँ से MMIC यानी कि मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड प्रोसेसर्स जो हैं ये इन्हें चाइना से लेने पड़े। इवन S-400 में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न है, लेकिन रशिया द्वारा कहा जा रहा है कि 2027 तक ये कम्प्लीटली चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस करके 100% डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड MMIC का इस्तेमाल करेंगे। पर ये 2027 के एंड से पहले नहीं होगा और ये एक गोल रखा गया है जिसे अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। इसकी गारंटी नहीं है कि ये 2027 के एंड तक हो जाएगा। तो इस केस में इंडिया थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है कि ये प्लेटफॉर्म सैबोटेज किए जा सकते हैं और रशिया द्वारा ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है रिप्लेस कर लिए जाएंगे। पर जब तक ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल्दो इंडिया को ये ऑफर ज़रूर किया जा सकता है कि जो चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको हम लोकल पार्ट से रिप्लेस कर दें या थर्ड पार्टी से सोर्स करके रिप्लेस कर दें, क्योंकि इंडिया पर सैंक्शंस नहीं है। बट अगेन ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल Su-57 को लेकर रशिया जिस स्थिति में है वो कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह सकते कि वो 36 से 60 एयरक्राफ्ट इंडिया को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी वहाँ पर श्योरिटी नहीं है। इंजन को लेकर भी इजीली 177 टेस्ट ही हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के साथ, और साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद अफेक्टेड है। उल्टा रशिया द्वारा इंडिया को एक एस्केप रूट की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स को बेचकर कुछ फंड्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए यहाँ पर अब एनहेंस्ड कोऑपरेशन की बात करी जा रही है, जो कि पहले FGFA के प्रोग्राम में केस नहीं था। अब रशिया क्योंकि डेस्परेट कंडीशन में है, ये प्रोग्राम खतरे में है, इसलिए वो इंडिया के पास आ रहे हैं और सब कुछ ऑफर करने को तैयार है। बट अनफॉर्चुनेटली वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको डिलीवर कर पाए, इसको अश्योर किया जा सके। तो इंडिया के लिए अगर Su-57 को प्रोक्योर किया जाना है तो ये एक चैलेंज होगा। डेफिनेटली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं उनको लोकल इंडियन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस किया जा सकता है। हम अपने तेरस मार्क 2 और आर्म का प्रोग्राम के लिए इन एवियोनिक्स स्वीट को डेवलप कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास है और रशियन फर्स्ट जन AEA से स्वीट से ज़्यादा बेहतर है। पर अगर आप इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पर लगाते हैं तो ये अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टोटल इंटीग्रेशन में आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे, जो हमारे पास नहीं है। अगर इतना समय हमको लगाना होगा तो हम इस प्लेटफॉर्म को लेंगे ही क्यों, क्योंकि तब तक आर्म का आ जाएगा। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को लेने के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हमारे पास समय नहीं है और हमें कैपेबिलिटी चाहिए। तो अगर इंडिया ये प्लेटफॉर्म लिए भी जाते हैं तो लाइकली ऑफ द शेल्फ कॉन्फ़िगरेशन में ही लिए जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि एक बार ये सर्विस में इंडक्ट हो जाएंगे तो पूरा कंट्रोल होने की वजह से, क्योंकि रशिया पूरा कंट्रोल ऑफर कर रहा है, हम अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत पहले इनमें अपने वेपन्स लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे एवियोनिक्स को रिप्लेस करके इनका लोकलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। पर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और लाइकली आमका के पैरेलल में ही होगा अगर हम इन्हें प्रोक्योर करते हैं। तो रशिया का ऑफ़र अच्छा तो है पर ट्रिकी है, और ये हमारे लिए वायबल तभी होगा जब रशिया ये अश्योर कर पाए कि वो जो प्रॉमिस्ड नंबर्स हैं प्लेटफॉर्म के वो प्रॉमिस्ड टाइमलाइन में डिलीवर कर पाते हैं। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की रशिया की सिचुएशन है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये कर सकते हैं, पर अगर कर पाते हैं तो ये सरप्राइजिंग होगा। बाकी जो 36 से 60 के नंबर्स में इन प्लेटफॉर्म्स को ऑफ द शेल्फ सप्लाई करने की बात करी जा रही है, अगर ये नंबर 36 से 60 हैं तब लोकल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं उठता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग तभी पॉसिबल होगी अगर नंबर 100 को क्रॉस कर रहे हों, अदरवाइज़ ये वायबल नहीं होगा, क्योंकि 50% भले ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास हो पर 50% के लिए हमें स्पेंड करना पड़ेगा, और अगर हम वो स्पेंड करेंगे तो ये पर यूनिट कॉस्ट एक एयरक्राफ्ट का बढ़ा देगा और ये हमारे लिए वायबल नहीं होगा, क्योंकि रफाल का प्रोक्योरमेंट हम पैरेलल में कर रहे हैं। तो ये जो खिचड़ी बन रही है अब ये पकती है या नहीं पकती है ये यहाँ पर देखना होगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।